स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर वंस अगेन। स्टूडेंट, हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री अभी तक पढ़ रहे थे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमने अब तक जो वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं इनके बारे में जान लिया था, और पहली ड्रग इसमें कौन सी पेनिसिलिन जो थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज हम देखने जा रहे हैं सिफेलोस्पोरिन ड्रग के बारे में, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक बीटा लैक्टम उसी की ड्रग है, बीटा लैक्टम क्लास की ही। तो सिफेलोस्पोरिन के बारे में चलिए जल्दी से आज देख लेते हैं क्या होती है ये, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या इसके डिफरेंट टाइप्स के इसमें ड्रग्स हैं, वो क्या क्या आती है, सभी चलो आज जानते हैं। तो देखो मैं बात करूं अगर, तो मैंने बोला ये भी क्या है, एक बीटा लैक्टम क्लास की ड्रग है, मतलब इसमें क्या होगी, एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी, और इस कारण से ये भी क्या होंगे, ये भी सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होंगे। क्योंकि मैंने बोला था बीटा लैक्टम रिंग जो होगी अगर जिसमें भी, वो क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ये भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या डैमेज करेंगे और क्या करेंगे, इन्फेक्शन को कॉज करने से उसको रोकेंगे। तो देखो क्या है एंटीबायोटिक, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या, पेनिसिलिन हमारी पहली एंटीबायोटिक थी। तो देखो जैसे पेनिसिलिन आई, पेनिसिलिन जब आई उसको क्या किया गया, यूज में लाया गया, तो क्या हुआ, कुछ समय बाद देखा गया कि पेनिसिलिन में ना उस बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा निकाल दिया है कि अब वो पेनिसिलिन कितना भी आप दे दो बैक्टीरिया पे अफेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। तो ये क्या, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मींस अब क्या हो गया, वो बैक्टीरिया उस ड्रग के लिए आदी हो चुका है। आदी मींस अब आप कितनी भी आप डोज दे दो उसके ऊपर अब वो काम नहीं करेगी ड्रग। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने कुछ ऐसे म्यूटेशन या फिर कुछ ऐसे फिजिकल केमिकल चेंजेस अपने अंदर ला लिए हैं कि अब उस ड्रग पे, उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है। यही क्या, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एंटीबायोटिक्स में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। एंटीबायोटिक क्या होता है, कुछ समय बाद ना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया में, और फिर आप कितनी भी एंटीबायोटिक दे दो वही सेम वाली, उस बैक्टीरिया को वो कुछ भी हार्म नहीं कर सकती है। ये ऐसी सिचुएशन है, जैसे देखो लेट से अगर आप किसी बंदे को फर्स्ट टाइम मारते हो, आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे को आप फर्स्ट टाइम मारो अगर, तो क्या होता है, उसको शायद चोट ज्यादा लगती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको पता चलता है, वो अगर मुझे कोई मार रहा हो तो मैं हाथ अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो शायद मुझे थोड़ा धीमा लगता है, अगर कोई स्टिक से मारेगा तो हाथ नीचे ले जाऊंगा तो शायद धीमा लगेगा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप जब कई बार उसको मार पड़ती है, अब उसको क्या होता है कि चलो यार ज्यादा दर्द तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने नई नई चीजें निकालने लगता है, खोजने लगता है कि कैसे मैं इस चोट को कम से कम अपने अंदर होने से बचा सकूं, ठीक है ना। तो सेम यही बैक्टीरिया भी किया। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था बीटा लैक्टमेज, वहां पे क्या होता है, एक एंजाइम डेवलप करता है बैक्टीरिया, उससे क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग को वो तोड़ देता है, ब्रेक कर देता था। तो ऐसा ही कुछ हुए ना, अदर चीजें भी ऐसे होते रही। तो क्या हुआ, अब पेनिसिलिन अफेक्ट नहीं कर रहा होता है, तो क्या होता है, हमेशा नई नई एंटीबायोटिक्स की खोज होती रहती है। तो इसी में ही नेक्स्ट आई थी कौन सी, सिफेलोस्पोरिन आई थी। ये क्या थी, पेनिसिलिन के बाद खोजी गई थी। ये क्या थी, अब देखो ये भी एक फंगस से खोजी गई थी, सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनिकम, ठीक है ना, यहां देखो लिखा होगा सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनिकम। ये क्या था, ये फंगस था जिसका फर्मेंटेशन से हमको ये सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग मिली। इसमें मेनली 3 ड्रग्स मिली थी, मतलब मिक्सचर मिला था। कौन कौन सी, देखो इसमें 3 थी, कौन कौन सी, सिफेलोस्पोरिन पी, एन और सी, 3 अलग अलग टाइप के हमको यहाँ पे मिले होते हैं सिफेलोस्पोरिन। इन्हीं का ही क्या फर्दर हम बाद में क्या किए, इसको सेमी सिंथेटिक वे में, मतलब हमको उस फंगस से तो मिल गए ये 3, लेकिन अब हम इसमें लैब में जाकर के इन पे फर्दर कुछ अलग से चीजें ऐड करते हैं, उनको फर्दर अदर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसको और बेटर बनाते हैं। तो वही क्या हुआ, सेमी सिंथेटिक, हम इसको फर्दर बढ़ाते हैं इसकी एक्टिविटी को। तो क्या हुआ, देखो 3 मैंने बोला 3 मिली, कौन कौन सी, सिफेलोस्पोरिन पी, एन और सी। जो मेजर मिली वो कौन सी, सी थी उसमें, सिफेलोस्पोरिन सी। अब देखो थोड़ा सा सिफेलोस्पोरिन सी के बारे में देखते हैं। मैंने आपको पेनिसिलिन में भी बताया था कि क्या होगा, उसमें एक पेनैम होता था, पेनैम स्ट्रक्चर होता था, और जब COO जुड़ जाता था उसमें ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, तो वो क्या हो जाता था, पेंसिलानिक एसिड हो जाता था। सेम वही चीज यहां भी होगी। देखो जब क्या होगा, अगर मैं किसी ये ग्रुप और ये ग्रुप हटा दूं, सिर्फ मैं दोनों रिंग की बात करूं तो ये सीफेम, या फिर अगर डबल बॉन्ड है तो सीफेम रिंग होगा, आगे मैं बताऊंगा अभी और डिटेल में। और जब क्या होगा, इसके नंबरिंग अगर आप करो तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th ऐसे नंबरिंग कर दो। अब क्या हुआ, देखो सेकंड नंबर पर COOH ग्रुप, और थर्ड नंबर पर यहां पे क्या है, यहां पे एसिटॉक्सिन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहां पे क्या है, एक ये ग्रुप है ना, C डबल एस्टर ग्रुप लगा हुआ है,
इधर O है और इधर क्या है देखो CH3 है, और यहाँ पे ये O किससे CH2 से लग रहा है, ये CH2 से और ये CH2 जाकर के यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या एक एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या हुआ, सिर्फ आप अब इतना अगर आप बात करो, ये जोड़ दो अगर रिंग में, तो इसको बोलते हैं सिफेलोस्पोरानिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिफेलोस्पोरानिक एसिड। तो यही जो हमारी पेनिसिलिन सी है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसमें 7th पोजीशन पर, ये 7th नंबर कार्बन है, 7th पोजीशन पर एक अमाइन ग्रुप लगा होगा, तो 7 अमीनो सिफेलोस्पोरानिक एसिड, यही थी हमारी क्या, सिफेलोस्पोरिन सी। ठीक है, तो देखो सिफेलोस्पोरिन सी ये है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी सिफेलोस्पोरिन थी, ये ट्रू सिफेलोस्पोरिन है। सिफेलोस्पोरिन सी क्या है, ये ट्रू सिफेलोस्पोरिन थी। उसके बाद देखो और ये आई, ये दो और मिली जो हमको PNC 3 मिली थी, हमने सी देखा। नेक्स्ट देखो ये है सिफेलोस्पोरिन पी। सिफेलोस्पोरिन पी में क्या होगा, इसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है ना, प्रेग्नेन जो एंड्रोजन होता है। तो यहां पे देखो, यहां पे 1 2 3 तीन हमको क्या 6 कार्बन की रिंग मिल रही है, और एक 5 कार्बन की रिंग उसके साथ में, ये सारी फ्यूज्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर मैं सिंपल बोलूं तो ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये हमको एक स्टेरॉइडल सिफेलोस्पोरिन मिली थी, जो कौन सी थी, सिफेलोस्पोरिन पी। ओके, नेक्स्ट एक और जो हमको मिली वो क्या थी, सिफेलोस्पोरिन एन। एन मतलब पेनिसिलिन के एन से अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर दो इसको, तो ये क्या सिफेलोस्पोरिन एन में ना ये पेनिसिलिन लाइक थी। इसमें भी क्या था, इसमें भी जैसे मैंने बोला था पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग के साथ एक कौन सी थी, थायाजोलिडिन रिंग थी, सेम वही यहां पे भी था। बीटा लैक्टम रिंग के साथ एक देखो पांच मेंबर की एक और रिंग फ्यूज्ड है। हमने देखा ना सिफेलोस्पोरिन 6 में 6 मेंबर की रिंग फ्यूज्ड थी, लेकिन यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग फ्यूज्ड है। ठीक है ना, तो इसका स्ट्रक्चर ना पेनिसिलिन जैसा काफी मिलता जुलता था एन का। ओके चलो अब नेक्स्ट देखो, अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने पा तो लिया, जैसा मैंने बोला हमने PNC 3 पा ली। अब उसका हमने क्या किया, फर्दर केमिकल ट्रीटमेंट किए, और अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ हमने अलग अलग स्ट्रक्चर लगाए। आर जो पोजीशंस थी ना अमाइन ग्रुप के बगल में जो एक कार्बन की चेन होती है, उस पर हम क्या किए, डिफरेंट ग्रुप्स लगाते गए, तो हमको क्या हुआ, फर्दर नई एंटीबायोटिक्स मिलने लगी, जैसा कि हमको पेनिसिलिन में भी देख रहे थे। ठीक है ना, सिर्फ क्या कर रहे थे हम, एक पोजीशन या 2 पोजीशन पर चेंज कर रहे थे, लेकिन बाकी रिंग जो 2 फ्यूज्ड है उन पे हम ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो वही चीजें क्या हुआ, जब हमने थोड़ा चेंजेस करने स्टार्ट किए, तो हमको क्या नई हमको सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग्स मिलने लगी। नेक्स्ट देखो, A number of semi-synthetic beta-lactam cephalosporin antibiotics were created by acylation of the amino group. वो जो अमीनो ग्रुप के बाद जो कार्बन की चेन है, उसमें जैसे जैसे हमने एसाइलेशन किया, नए एसिड ग्रुप जोड़े, हमको क्या मिली, नई सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग्स मिलने लगी। नेक्स्ट देखो, अनलाइक पेनिसिलिन, semi-synthetic cephalosporins are synthesized not only by expanding the spectrum of various acids by which same amino cephalosporanic acid is acylated, but also by internal modification of amino cephalosporanic nucleus R1 and R2। वहां देखो पेनिसिलिन में क्या हो रहा था कि जो अमाइन ग्रुप के बगल में, वहां पे जो अमाइन ग्रुप के बगल में कार्बन की एक चेन थी जहां पे हम बेंजाइल ग्रुप जोड़ रहे थे, मतलब वहां पे हम सिर्फ उस कार्बन, उधर ही कार्बन पे क्या कर रहे थे, चेंजेस करने पे हमको नई पेनिसिलिन मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पर भी ये जो यहाँ पे एक चेन है इस कार्बन की, इसको चेंज करने पर भी हमको नई पेनिसिलिन मिल रही थी, सॉरी सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग्स मिल रही हैं। यहाँ अमीन ग्रुप के बाद भी हम चेंज करने पे हमको नई सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग्स मिल रही हैं। यहाँ पे मतलब 2-3 पोजीशन पर चेंज करके हम नई ड्रग्स क्या कर रहे थे, पा रहे थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था एज कंपेयर टू पेनिसिलिन वाले क्लास की ड्रग्स में से। नेक्स्ट देखो नोमेनक्लेचर, इसका नोमेनक्लेचर कैसा था, इसका नोमेनक्लेचर अगर आप स्ट्रक्चर देखो, इसी स्ट्रक्चर में बताता हूं। एक तो छोटा समझ लो सीफैम और सीफिम क्या है, पहले नीचे वाला देख लो। यहां देखो, ये एक बीटा लैक्टम रिंग है, और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसको देखो, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग। ये नोट डाउन कर लेना, डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग, ये हो गई हमारी बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, तो बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड है डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग के साथ,
ओके, और ये दोनों फ्यूज हुई तो क्या हुआ, दो कंडीशंस हैं। एक में क्या है, ये नंबर 1 अगर इसको हम नंबर 1 पोजीशन देते हैं, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस जगह पर ये वाला 7 है और यहां ये क्या है 8 है। ठीक है, सेकंड और थर्ड के बीच में जब डबल बॉन्ड है तो क्या सी फेम इन से रिलेटेड हुआ तो ये सी फेम हो गया इसका नाम। ठीक है, सिर्फ इतने का, जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पे देखो प्रेजेंट नहीं है तब। ठीक है, जब क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड था, एक भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हुआ, सीफैम हुआ, क्योंकि ये एल्केन जैसा हो गया, सीफैम। ठीक है ना, तो ये क्या सीफेम और सीफैम की एक छोटी सी स्टोरी थी। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या हो, इसका केमिकल आप नाम अगर देना चाहो तो फिर से नंबरिंग करो, 1 नंबर इसको दो, 2 इसको दो, 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। अब सिर्फ इतने का नोमेनक्लेचर का आप नाम दोगे तो कैसे दोगे, तो देखो 5th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है आपका, थायो ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप दोगे 5th पर थायो। सेकंड और थर्ड के बीच में इन प्रेजेंट है तो इन भी आपको देना है। 8th पोजीशन पर ऑक्सो है तो ऑक्सो भी लगाना है। तो इसका नोमेनक्लेचर आप करोगे तो कैसे आएगा, यहां पे लिख देते, चलो यहां पे 8th पोजीशन पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलोगे तो 8th पर ओ ऑक्सो आएगा, 8th पर आ गया ऑक्सो। नेक्स्ट देखो आप 5th पोजीशन पर, 5th पर आएगा क्या, थायो टी, तो 5th पर आ गया क्या, थायो। नेक्स्ट देखो बाकी इसको अब क्या मैंने बोला था, नंबरिंग करो, कितने हैं इसमें एटम्स, 8 हैं, तो आप टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए, ए हो गए, और प्लस ये क्या है, इसमें 2 रिंग प्रेजेंट है, मतलब 2 साइक्लिक रिंग्स हैं, तो आपको ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, तो 1 पर क्या है, एजो, 1 पर क्या है, एजो। उसके बाद ये बाईसाइक्लिक है तो लिख दो बाईसाइक्लो, 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 बाईसाइक्लो तो कितने कार्बन की, तो मतलब कितने एटम्स की रिंग्स हैं इसमें। इधर वाले पहले देखो 1 2 3 4, हम ज्यादा से कम पे जाते हैं, इधर से 4th पोजीशन पर आ रहे हैं ये दोनों बॉन्ड, इधर से जाओगे तो 2 ऐसे एटम्स है जिसके बाद आपका फ्यूजन हो रहा है दोनों रिंग्स में, और डायरेक्टली इन दोनों के बीच नाइट्रोजन और इस वाले कार्बन के बीच कोई भी एटम नहीं है, मींस क्या हो गया 4 1 2 3 4 1 2 4 2, और यहाँ पे एक भी नहीं है तो क्या 0। बाईसाइक्लो के बाद क्या हो गया 4 2 0, ये हो गया 4 2 0, उसके बाद 8 है तो मतलब क्या ऑक्ट, और सेकंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है 2 इन, ये हो गया क्या इसका, ये हो गया इसका क्या सिंपल नोमेनक्लेचर, जब इसमें सब्स्टिट्यूएंट एक भी प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगते जाएंगे वैसे वैसे पोजीशन के साथ आप उनको क्या आप इसी नोमेनक्लेचर में ऐड करते जाओगे। क्लियर, ये हो गया हमारा नॉर्मल सिफेलोस्पोरिन्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो अब आओ SAR, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, कैसे कैसे किस पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, अगर आप उसको हटाते हो या नई चीज लगाते हो तो उससे क्या अफेक्ट होगा हमारे सिफेलोस्पोरिन्स पर। तो देखो फिर से यहां नोमेनक्लेचर देखो, नंबर वैसे ही पड़े हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉर्मल। मैंने बोला क्या सेकंड पर COH ग्रुप होगा, और यहाँ पे R2, यहाँ पे एक एल्केन, मतलब एक कोई भी आपकी चेन लग सकती है कार्बन की, एक इस 7th नंबर पर चेन कोई भी लग सकती है, और बाकी अमाइंस के साथ जो है 7th पोजीशन पर इसके साथ एक चेन लगेगी। तो यहाँ क्या 3 ऐसे पोजीशन है जहां पे क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, नई सिफेलोस्पोरिन की आप डिस्कवरी कर सकते हो। उसके बाद देखो 5th पोजीशन पर हमारा सल्फर ग्रुप लगा हुआ है, तो सल्फर को क्या करोगे आप, आइदर ऑक्सीजन या फिर क्या कार्बन के साथ रिप्लेस करो, यहां पे चेंज मतलब आप कर सकते हो। नंबर 4 खाली पड़ा हुआ है, मतलब इसमें क्या है सिर्फ हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, यहां पे आप 2 सब्स्टिट्यूट मतलब डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हो ना, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन के साथ। यहां R2 पे आप सब्स्टिट्यूशन कर ही सकते हो क्योंकि यहां पे कुछ भी लगाओ आपको चेन तो लगाना ही है। और क्या है R3, यहां पे भी क्या है एक हाइड्रोजन वैसे नॉर्मली होगा, लेकिन क्या आप यहां भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, पॉसिबल है। और इस कार्बन के बगल में भी क्या आप चेन यहां पे तो करोगे ही करोगे। तो देखो जैसे जैसे आप क्या करोगे, आपने क्या किया सब्स्टिट्यूशन किया तो उससे क्या अफेक्ट होगा। देखो अगर आपने एक एक करके देखो, अगर आपने R1 इस पे किया तो क्या होगा, इस पे आप नए नए कोई भी कार्बन की चेन लगाओगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो एंटीबायोटिक स्ट्रेंथ है या फिर पावर होगा बढ़ेगी, वो इंक्रीज होगी।
ये चीज सेम पेनिसिलिन में केस में भी हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉडेन स्पेक्ट्रम एंड इंक्रीजेस एक्टिविटी, यहाँ पे आप चेंज किए तो ये हुआ। अगर आपने क्या किया C7, ये है हमारा C7, यहां पर आपने क्या किया, अगर आपने हाइड्रोजन लगाया या फिर हाइड्रोजन को हटा करके OCH3 लगा दिया, सेम वही केस वहां भी क्या हो रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़त बेहतर हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। जब एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एसिड क्या होगा, अब ये एसिड के उस पे इनका अफेक्ट कम हो जाएगा, मींस अब ये क्या हो जाएगी, एसिड से ना रिएक्शन ज्यादा नहीं करेगी और इनमें स्टेबिलिटी बेहतर होगी। नेक्स्ट देखो अगला क्या किया, अगर आप सल्फर का रिप्लेसमेंट करा दिया, तो सल्फर अगर आप रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, अब आपकी स्पेक्ट्रम और जो अफेक्ट है उस बैक्टीरिया का, एंटीबायोटिक का, वो घट जाएगा, जैसे पेनिसिलिन वाले केस में था, ठीक है ना। तो ये सल्फर का प्रेजेंस होना ही क्या होता है, शो करता है इसकी एंटीबायोटिक पावर को डिनोट कर रहा है। और आपने अगर सल्फर को ही हटा दिया तो वो तो बेहतर रह ही नहीं गई अब तो, ठीक है ना, आपने काफी ज्यादा गड़बड़ कर दिया। अब आप बीटा लैक्टम रिंग में से अगर आपने क्या कर दिया, कुछ हटा दिया, तो मेन जो इसकी पावर है एंटी बैक्टीरिया पे इफेक्ट करने की, वो तो इसी रिंग के कारण ही थी ना। और आपने क्या किया, इसी रिंग को ही क्या किया, कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिया, फिर रिप्लेस कर दिया, तो कोई पावर ही नहीं बची, फिर तो पूरी की पूरी ड्रग आपकी क्या वेस्ट हो गई, एक तरह से कोई वर्क ही नहीं करेगी वो उस बैक्टीरिया के ऊपर। नेक्स्ट देखिए अगला क्या किया आपने, थर्ड पोजीशन पर, ये जो थर्ड पोजीशन पर है, यहां पे अगर आपने कोई चेंज किया तो ये अगर आप करोगे तो भी आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी आपकी ड्रग की, एडीएमई आपकी जो होगी ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये इन चीजों पे क्या होगा, अफेक्ट डालेगा। मींस आप इस पोजीशन पर कर सकते हो, यहां पर कर सकते हो, यहां पर, ये तो आपके लिए तीनों जो R1 R2 R3 है, ये पोजीशन आपकी एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन आप फिफ्थ पोजीशन पर नहीं कर सकते, फिफ्थ पोजीशन पर किए तो आपकी एक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है ना। ये चीज आप बहुत ध्यान से रखना। और जब भी अगर सार पूछा जाए आपको या फिर सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में आए, तो ये आप लिख सकते हो ड्रॉ करके स्ट्रक्चर, कि आप कहां कहां पे सब्स्टिट्यूशन करके आप एक्टिविटी बढ़ाओगे और कहां कहां आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो भी, अब देखो क्लासिफिकेशन। अब क्या है क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई की गई है सेफेलोस्पोरिन्स में, क्या जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ये जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, जैसे देखो हम क्या करते हैं, कुछ समय पहले तक अगर आप यूज ध्यान से देखो, तो अगर आप सब सिस्टम यूज करते होगे, लैपटॉप यूज कर रहे होगे, तो वहां पे क्या हो रहा है, समय समय पर अपडेट आते गए ना। आप व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हो तो क्या हुआ, थोड़े थोड़े समय पर अपडेट आते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहां से क्या होता है, वो पुरानी कमियों को हटा रहे होते हैं और जो बेहतर हो रहा है वो बेहतर की तरफ ले जा रहे होते हैं। जो जो कमियां आ रही, बग्स आ रहे होते हैं, वो हटाते चलते हैं उनको, अपडेट इसीलिए आते हैं ना। ठीक यही चीज है, क्यों, इन ड्रग्स पे फॉलो होता है यही रूल। जैसे जैसे देखते हैं, अच्छा इसमें ये कमी थी या फिर इस पे ये रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, ठीक है चलो नेक्स्ट आओ, इसको ले आते हैं, इसमें ये चेंज कर देते हैं, अगर तो इससे रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा और इस बैक्टीरिया, इस पे ना बैक्टीरिया पे इफेक्ट भी बेहतर करेंगे अभी एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। इसीलिए हमको क्या नई नई हर समय समय पर टाइम टाइम पर नई नई जनरेशन की ड्रग्स लानी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी तेजी से में डेवलप हो जाता है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन, जो सबसे फर्स्ट जनरेशन मतलब सबसे पहली आई जो इनकी ड्रग्स, वो क्या थी सेफेलोस्पोरिन्स में। तो जितनी भी सेफा वर्ड से आए, ये आपका न्यूमोनिक, ठीक है ना, जिसमें भी सेफा, CEFA, जिसमें भी सेफा हो, वो क्या है, आपकी फर्स्ट जनरेशन वाली सेफेलोस्पोरिन्स होगी, एक्सेप्ट सेफाक्लोर। सेफाक्लोर में CEFA CLOR है, लेकिन वो सेकंड जनरेशन की ड्रग है, थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है, एक दो, ठीक है ना। और एक क्या है, सेफ्राडीन। यहां पे देखो ये जो सेफ्राडीन है, इसमें क्या है, देखो सेफा नहीं है, सेफ्रा है, लेकिन ये क्या फर्स्ट जनरेशन वाली ही है, ठीक है ना। तो सेफ्राडीन में सेफा नहीं है, फर्स्ट जनरेशन की है, लेकिन सेफाक्लोर में सेफा है, लेकिन वो सेकंड जनरेशन की ड्रग है। तो ये आपको बस दो आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं बस। बाकी जिसमें भी जैसे देखो सेफाट्रॉक्सिल हो गया, सेफालेक्सिन, सेफाजोलिन, ये सारी क्या है, फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, फ्यूरीफॉक्स फेस स्टैंड बाय अ प्रो, ठीक है ना। और हर वर्ड पे आपका एक सेकंड जनरेशन क्लास की ड्रग का नेम है। जैसे देखो फ्यूरी से हो गया सेफ्यूरोक्साइन, फ्यूरी से, ठीक है ना। फॉक्स से हो गया देखो सेफॉक्सिडिन, यहां पे देखो फॉक्स है।
फेस से हो गया सेफाक्लोर, जो कि हमारी सेफा क्लास की थी, लेकिन वो कहा मैंने बताया सेकंड क्लास की है। और क्या है, टैंड से हो गया सेफोटिटैन, और प्रो से हो गया सेफप्रोजिल, ये सेकंड जनरेशन वाले हो गए। थर्ड जनरेशन वाले देखो, इसमें क्या होगा, मी, इसमें क्या होगा, मी आएगा, ME, ठीक है ना। तो पहले मी देखो, फिर एक और भी है, देखो सेफोटैक्सिम, यहां पे क्या है, ME आ रहा है लास्ट में। सेफिक्सिम, इसमें भी ME आ रहा है। सेफोडॉक्सिम, इसमें भी ME है। और क्या है, सेफ्टाजिडिम, इसमें भी क्या ME आ रहा है लास्ट में। प्लस आपको ये भी याद रखना है, डिनर और वन, डिनर फॉर वन है, तो डिनर और वन, वन जिसमें आ जाए लास्ट में, जैसे देखो सेफ्ट्रैक्सोन, सेफोपेराजोन, ये सारे वन है लास्ट में, ये भी थर्ड जनरेशन वाली है, ठीक है। और डिनर से आपका याद रखना है सेफ्डिनिल, ये आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, आप एकदम इस पे कमांड कर लोगे, ठीक है ना। बस एक दो बार आप रिटन प्रैक्टिस करना, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो फोर्थ जनरेशन की बात करो, इसमें भी मी आएगा, इसमें जैसे मी था थर्ड में, फोर्थ में भी मी है, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, इसमें PI, पाई और मी दो वर्ड आएंगे, इसमें कहीं भी देखो PI नहीं है, आपको मिलेगा थर्ड जनरेशन वाले में, लेकिन फोर्थ में मी के साथ PI, पाई आएगा। जैसे देखो सिफेपाइन, यहां पे क्या देखो, यहां पे देखो सेफिरोम, यहां पे क्या है, PI भी है और ME भी है, यहां भी PI भी प्रेजेंट है और ME भी प्रेजेंट है, ये क्या फोर्थ जनरेशन वाले हो गए। अब फिफ्थ जनरेशन, इसमें क्या आएगा, सेफ्ट के साथ L आएगा, सेफ्ट भी प्रेजेंट होगा और L भी प्रेजेंट होगा। जैसे देखो सेफ्टोबिप्रोल, सेफ्टोबिप्रोल, ये क्या हो गया, यहां सेफ्ट भी आ रहा है और L भी आ रहा है, L आ रहा है ना, यहां सेफ्ट के साथ L। यहां पे देखो सेफ्टोलोजेन, सेफ्टोलोजेन है ना, यहां पे क्या है, सेफ्ट है और L है। यहां देखो सेफ्टरोलिन, सेफ्टरोलिन में क्या हो रहा है, सेफ्ट भी है और L भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, न्यूमोनिक के फॉर्म में सेफ्ट और L आएगा, तो क्या होगी, वो हमारी फिफ्थ जनरेशन वाली है। ये एक दो बार आप बस प्रैक्टिस करो, बस मैं कहता हूं आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा, एकदम आप हमेशा के लिए याद कर लोगे सिफाइलोस्पोरिन के जनरेशन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, जनरलाइज स्ट्रक्चर है सिफाइलोस्पोरिन का। इसमें क्या है, दो रिंग्स प्रेजेंट है, डाइहाइड्रोथायजिन रिंग और क्या है, बीटा लैक्टम रिंग। इसमें क्या हुआ, सेकंड नंबरिंग भी कर लो, सब कुछ तो वैसा ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिंग हो गई 8 मेंबर की। अब देखो चेंजेस कहां कहां हो सकते हैं, तो बोला था ये एक ग्रुप में चेंज हो सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हो और इसमें चेंज करोगे, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन वाली है, तो फर्स्ट जनरेशन वाले में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए होंगे। फर्स्ट जनरेशन तो एज इट इज थोड़ा बहुत बस मॉडिफिकेशन किया गया होगा और क्या कर दिया गया है, ला दिया होगा मार्केट में। तो देखो फर्स्ट जनरेशन की बात करो तो सेफालेक्सिन, सेफा, ठीक है ना, सेफा, सेफालेक्सिन में देखो तो यहाँ पे क्या है, एक देखो यहाँ पे फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है और क्या है, मिथेन अमीन लगा हुआ है। कायदे से देखो तो एक तरह से बेंजाइल ग्रुप था, यहाँ पे क्या है, एक बेंजीन रिंग है, उसमें क्या हुआ है, एक CH2 ग्रुप लगा हुआ था और उसमें क्या आ गया, NH2 ग्रुप आकर के ज्वाइन हो गया है। तो ये देखो बस इतना ही लगा है बस, बाकी देखो बाकी पूरी रिंग आपको लगभग सेम ही दिख रही है, जैसा कि यहाँ जनरलाइज था, बस यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा फेनाइल मिथेनामीन लगा हुआ था, इसीलिए ये क्या है, सेफालेक्सिन इसका नाम है, ठीक है ना। क्या लगा हुआ है, फेनाइल मिथेनामीन। अभी यहां देखो ये क्या है, सेफाड्रॉक्सिल, ये भी फर्स्ट जनरेशन वाली ही है। सेफाड्रॉक्सिल में भी क्या है, सेम यही चीज है, बाकी सब कुछ सेम है जैसा सेफालेक्सिन का था फर्स्ट जनरेशन, सब कुछ सेम है, बस चेंज कहां आया, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पोजीशन, ये जो है ना पैरा पोजीशन पर क्या लग गया, एक तरह से OH ग्रुप लग गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए इसका नाम में भी क्या देखो ड्रॉक्सिल आ गया। ड्रॉक्सिल मतलब हाइड्रोक्सिल, थोड़ा सा आप कंपेयर करो, बाकी सब सेफालेक्सिन वाला ही है, ड्रॉक्सिल ग्रुप आ गया, वो भी फोर्थ पोजीशन पर, इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से क्या हो गया, इसका नाम पड़ गया सेफाड्रॉक्सिल, याद करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये सेकंड जनरेशन वाले हैं। सेकंड में क्या हुआ, फिनाइल मिथेनामीन यहां भी है प्रेजेंट, लेकिन अभी क्या हुआ, ये सेफाक्लोर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्लोर से Cl आपको आ रहा है, यही Cl सिर्फ और सिर्फ आ गया है कहां पे, इस पोजीशन पर, इस R2 पोजीशन है ना, ये R2, इस R2 पोजीशन पर Cl ग्रुप लग गया, इस वजह से इसका नाम सेफाक्लोर हो गया। अभी नेक्स्ट देखो
सेफ्यूरोक्साइम। अभी अगर आप थोड़ा सा इसका नाम ध्यान से देखो तो इसमें ऑक्साइम ग्रुप आ रहा है, ऑक्साइम लिखा हुआ है, और फ्यूर से फ्यूरॉन आ रहा है। फ्यूरॉन भी है और ऑक्साइम भी है, दोनों ही चीजें इसमें नाम में इसमें है। मींस आपके इस स्ट्रक्चर में फ्यूरॉन भी होगा और ऑक्साइम ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ्यूरॉन देखो, ये देखो यही तो है 5 मेंबर की रिंग जिसमें एक क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये एक फ्यूरॉन रिंग है। ऑक्साइम क्या होते हैं, ऑक्साइम देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बना देता हूं। देखो जनरलाइज बताता हूं, आर के साथ जब सी और ये यहाँ पे आर दो हो, या फिर और इस कार्बन में क्या हो, नाइट्रोजन हो, और इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ हो, OH ग्रुप। इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ हो, OH ग्रुप, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। ये क्योंकि दोनों तरफ इस कार्बन से, अगर इस वाले कार्बन को आप देखो, इसके दोनों तरफ ही क्या कार्बन की चेन थी, तो ये क्या एक तरह से कीटो ऑक्साइम है। अगर यही एक ही तरफ आर होता, एक तरफ चेन होती और एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता, तो वो एल्डोक्साइम हो जाता। मैं आपको सिर्फ ऑक्साइम क्या होता है ये बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या एक ऑक्साइम ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और एक फ्यूरॉन, क्योंकि इसके नाम में देखो लिखा हुआ है फ्यूरोक्साइम, फ्यूरॉन और ऑक्साइम। तो यहां पे देख लो, ये रहा हमारा ऑक्साइम, C डबल बॉन्डेड NO, ये क्या हो गया हमारा ऑक्साइम ग्रुप हो गया, और यहां पे एक फ्यूरॉन ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा सेफ्यूरोक्साइम। सेकंड जनरेशन याद करने की ट्रिक, तोड़ तोड़ के आप पढ़ोगे, देखो आसानी से एकदम आपको ये सारी चीजें याद होंगी। ठीक है ना, आप स्ट्रक्चर को थोड़ा ब्रेक करके पढ़ो। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन थोड़ा सा देख लो क्या है। फिर से हम सेम स्ट्रक्चर है, बस मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो आप देखो हमने बनाया क्या, सेफ्टीजॉक्सिम। सेफ्टीजॉक्सिम, इसमें भी ऑक्स आ रहा है, मतलब ऑक्साइम यहां भी प्रेजेंट है। और क्या हुआ है, यहां पे देखो आप तो TIZ, यहां Z भी आ गया, मतलब क्या होगा, T से हो गया थायो और Z से हो गया एजो, एजो। ठीक है ना, थायो और एजो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होंगे। T और Z आ रहा है सेफ्टीजॉक्सिम, ऑक्साइम भी होगा, एजो ग्रुप भी होगा और थायो ग्रुप भी होगा। ठीक है ना, बाकी सब क्या सेफ्ट वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो देख लो यहाँ पे क्या हुआ, ये थायो और क्या हुआ एजो ग्रुप एक लगे हुए हैं, थायो एजो एक रिंग प्रेजेंट है आपकी। मिथेन वहां पे क्या अमीन ग्रुप लगा हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको याद करने के लिए क्या थायो और एजो वाला आपको याद रखना है, और ऑक्साइम ग्रुप एज इट इज देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेफ्टीजॉक्सिम हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, सेफोटैक्सिम। यहाँ पे क्या है, सेफोटैक्सिम है। मींस अभी यहाँ पे फिर से क्या है, यहाँ पे क्या होगा, आप इसी से ही थोड़ा सा अगर आप याद करो सेफोटैक्सिम से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपकी एक थायो और एजो ग्रुप वाली रिंग प्रेजेंट है, ऑक्साइम ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट ही है, और यहाँ पे क्या एक मिथाइल एसीटेट ग्रुप आ गई है। ठीक है ना, मिथाइल एसीटेट ग्रुप लग गया है। नेक्स्ट देखो सेफ्ट्राइक्सोन, यहां से आपको क्या ट्राई याद रखना है, TRI, ट्राईएक्सोन। तो जैसे देखो यहां पे क्या हुआ है, यहां तीन क्या हुए हैं आपके एजो ग्रुप लगे हुए हैं। ट्राई ए है ना, ट्राई एजो मींस आपके 3 एजो ग्रुप की एक रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, 3 एजो ग्रुप की एक रिंग प्रेजेंट होगी, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम होगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये क्या होगा, और यहां देखो सिफेपिरोम, यहाँ P से आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या है 5 पेंटा कार्बन की, 5 कार्बन की एक रिंग होगी। ठीक है ना, 5 कार्बन की भी एक रिंग प्रेजेंट होगी, इस वजह से क्या इसका नाम सेफापिरोम है, सेफपिरोम है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या डिफरेंट जनरेशन के स्ट्रक्चर याद करने के छोटे छोटे थोड़े से ट्रिक वाइज। ठीक है ना, चलो ये थे हमारे क्या सिफेलोस्पोरिन्स, ये थी हमारी क्या सिफेलोस्पोरिन्स। अभी इस सिफेलोस्पोरिन से एक एक करके हम ड्रग भी अगर होगा तो थोड़ा उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे। सिफेलोस्पोरिन्स के बारे में इतना ही आपको देखना है। ठीक है ना, सिफेलोस्पोरिन्स इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई अभी भी डाउट रह गया सिफेलोस्पोरिन्स का तो कमेंट सेक्शन पे जाइए, आपको जो भी डाउट है वहां पुट अप कीजिए।